हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, जो कि आज हमारी क्लास आरआरबी की रिलेटेड जो क्लासेस हमारी चल रही हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो हैं उनको हम क्लास के अंदर लेकर आते हैं। हमारी इससे पहले कितनी क्लास हो चुकी है दोस्तों? 31 क्लास हो चुकी है, और आज की जो क्लास होने वाली है ये हमारी 32 क्लास होने वाली है। कौन सी क्लास होने वाली है? 32 क्लास हमारी है होने वाली है दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर हम आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम्स के लिए हम आरआरबी के स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो लेकर आए हैं आपके लिए। और साथ ही में हम आरआरबी के लिए इम्पॉर्टेंट नर्सिंग बुकलेट हमने तैयार की है हमारी टीम ने, ठीक है। नर्सिंग बुकलेट भी हम लेकर आए हैं दोस्तों, ठीक है। जिसमें हम दोनों ही जो नर्सिंग बुकलेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो दोनों ही हमने कितने रुपए में कर दिए दोस्तों? 250 रुपये में आपको प्रोवाइड हो जाएगी, जिसपे अभी 90% ऑफ चल रहा है, जिसमें 250 रुपये में आपको ये दोनों ही चीज़ें मिलने वाली है। कहाँ से मिलेगी दोस्तों? व्हाट्सएप अपना नंबर है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, 9351609780। यहाँ पर जाकर आप मैसेज कीजिएगा, आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि सर कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं आरआरबी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न आज का आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन फॉलोइंग विच इज द मोस्ट पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके अंदर आपको बताना है कि सबसे मोस्ट जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज कौन सी है, मतलब सबसे ज़्यादा होने वाली पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज के लिए विच इज द मोस्ट पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली डिजीज नहीं पूछ रहा है, इसके अंदर बेसिकली पूछ रहा है कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज जो होती है उसको आप किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों, ठीक है। इसलिए पूछ रहा है इसके अंदर कि विच इज द मोस्ट पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ा मिसटाइप है, लेकिन आपको ये पूछ रहा है कि कौन सी एक प्रकार की ऐसी एग्जामिनेशन है जिससे आप पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज का पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि देखिए, लेप्रोस्कोपी जो होती है ना, इसके सहायता से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज होती है, इसका आप क्या कर सकते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज जो होती है इसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अब बात करते हैं ब्लड एग्जामिनेशन से सीबीसी कराएंगे, कोलेडोसिंथेसिस अलग चीज़ होगी, सोनोग्राफी अलग चीज़ होगी, लेकिन पेल्विक कैविटीज़ की जो इन्फ्लामेटरी डिसीज होती है उसके अंदर लेप्रोस्कोपी की सहायता से क्या किया जाता है, आपका इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनेशन कराया जाता है। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। पर्सन इज हैविंग ए लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, इट वुड बी ऑफ। अगर देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है पर्सन इज हैविंग पेन। पर्सन को क्या है, दर्द है। कहाँ पर दर्द है दोस्तों? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में दर्द है। कहाँ पर है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में दर्द है, लेफ्ट साइड में दर्द है उसको, ठीक है। इट कुड बी बिकॉज, वो क्यों हो सकता है ये पूछ रहा है। तो अब सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन जो होता है वहाँ पर क्या होता है। देखिए लेफ्ट साइड है, ये बॉडी है, ठीक है, ये पर्सन की बॉडी होती है, ठीक है, ठीक है ना। ये होता है इसका राइट साइड, ये होता है लेफ्ट साइड, और ये होता है इसका राइट साइड, अगर देखा जाए आपकी नज़र से, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड पे क्या क्या मौजूद रहता है, आपका लंग्स मौजूद रहेंगे, स्टोमक मौजूद रहेगा आपका, ठीक है, चेस्ट वॉल मौजूद रहेगी। तो ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि अगर किसी पर्सन का पेन हो रहा है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, ठीक है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में पेन हो रहा है, तो उसको किस प्रकार की समस्याएं हो सकती है। तो या तो उसको चेस्ट वॉल की समस्या हो सकती है किसी, ठीक है, या फिर बात की जाए लंग्स की समस्या हो सकती है, या फिर बात की जाए उसको क्या हो सकती है दोस्तों, स्टोमक के अंदर कोई समस्या हो सकती है जिसकी वजह से उसको राइट लेफ्ट साइड पे पेन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इश्यूज रिलेटेड टू चेस्ट वॉल, लंग्स एंड स्टोमक, ये इसका बेहतरीन आंसर
दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए चाइल्ड एज 10 ईयर्स, एक बच्चा है जिसको क्या है 10 साल का कोई बच्चा है, कितने साल का बच्चा है, 10 साल का कोई बच्चा है। वो कंप्लेन कर रहा है कि उसको सेंट्रल एब्डोमिनल पेन हो रहा है, एब्डोमिनल के सेंटर में पेन हो रहा है, विच इज फ्यू हॉवर्स लेटर शिफ्ट टू द राइट इलियक फोसा। देखिए एक बच्चा है, वो कह रहा है कि मुझे सेंटर पे दर्द हो रहा है, ठीक है, स्टोमक के एब्डोमिनल पे सेंटर पे दर्द हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद में ये राइट इलियक फोसा में चला गया है। कहाँ चला गया, राइट इलियक फोसा में चला गया है, और ये दर्द है जो बढ़ता ही जा रहा है, प्रोग्रेसिवली बढ़ता ही जा रहा है। तो ये किस प्रकार से आप डायग्नोस करेंगे कि ये पर्सन को क्या हो चुका है, बच्चे को। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो बच्चा है उसको क्या हुआ है, अपेंडिसाइटिस हुआ है। क्या हुआ है, अपेंडिसाइटिस हुआ है। क्या हुआ है, अपेंडिसाइटिस हुआ है। देखिए अपेंडिसाइटिस के अंदर जो पॉइंट होता है जहाँ पर दर्द होता है ना, उसको कहा जाता है मैकबर्नी पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैकबर्नी पॉइंट कहा जाता है, जहाँ पर दर्द होता है। अपेंडिक्स का जो दर्द होता है दोस्तों बहुत ही तेज होता है, जैसे कि आप सभी को पता है अपेंडिक्स आपके यहाँ पर मौजूद रहता है, ठीक है, ये अपेंडिक्स मौजूद रहता है। तो आप जब भी यहाँ पर टच करते हैं तो आपका क्या पेन देखने को मिलता है, यहाँ पर पेन देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर टच करते हैं तो यहाँ पर पेन देखने को मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो अपेंडिसाइटिस क्या होता है, आपका पेन होता है जो कि मैकबर्नी पॉइंट पर देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, इसी प्रकार से, ठीक है, जिसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है आपके अपेंडिक्स में, जिसकी वजह से आपको पेन देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बेसिलरी डिसेंट्री, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बेसिलरी डिसेंट्री। दोस्तों बेसिलरी डिसेंट्री जो होता है आप सभी को पता है, जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्टूल पास आउट होते हैं तो उसको डिसेंट्री कहा जाता है। लेकिन बात की जाए कि कौन सा एक प्रकार का फीचर नहीं होता है डिसेंट्री के अंदर, कौन सी चीज़ नहीं देखी जाती है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि राइस वाटर स्टूल जो होता है ये डिसेंट्री के अंदर नहीं देखा जाता बेसिकली, क्योंकि राइस वाटर स्टूल किसका एग्जाम्पल है, आपका कॉलेरा का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, कॉलेरा का एग्जाम्पल होता है राइस वाटर स्टूल। आपके जो स्टूल पास आउट होंगे उसके अंदर ब्लड आएगा, म्यूकस आएगा, है ना, और फीवर आएगा। ये तीनों ही जो होते हैं आपके किसके टाइप होते हैं, आपके बेसिलरी डिसेंट्री के टाइप होते हैं, ठीक है, बेसिलरी डिसेंट्री के टाइप होते हैं आपके। लेकिन बात की जाए आपका राइस वाटर स्टूल ये कॉलेरा का एग्जाम्पल होता है, इसलिए क्या है आपको ये प्रश्न गलत हो जाता है, ठीक है, इसलिए यही पूछा है कि नॉट, नॉट पूछा है तो नॉट में आपको ये करके आना है, ठीक है। चलिए राइट वाटर स्टूल करके आना है, सही उत्तर यही है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए मैंने आपको बताया था जैसे कि बेसिलरी डिसेंट्री जो होता है ये एक प्रकार का ऐसा डिसेंट्री होता है जिसके अंदर सीवियर क्या हो जाते हैं दोस्तों, सिंगलोसिस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सीवियम फॉर्म ऑफ सिंगलोसिस, ठीक है। और बात की जाए कार्डिनल साइन की बात की जाए तो इसके कार्डिनल साइन के अंदर ब्लड देखने को मिलता है स्टूल में, ठीक है, विच इज रिजल्ट ऑफ इन्वेजन ऑफ म्यूकोजा। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि आपकी जो म्यूकोजा होती है उसके अंदर इन्वेजन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है पैथोजन जो होता है ना वो इन्वेजन कर देता है आपकी लाइनिंग पे, तो ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है आपको ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। बात करें शिंगेला की और कैम्पलबैक्टर बैक्टीरिया की, जो क्या करते हैं बेसिकली बेसिलरी डिसेंट्री कॉज करते हैं। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में पाए जाते हैं। ये पेनिट्रेट करते हैं इंटेस्टाइन की लाइनिंग को, इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है इसको पेनिट्रेट करते हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग देखने को मिलती है इंटेस्टाइन में, अल्सर्स देखने को मिलते हैं, सीवियर डायरिया देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ब्लड देखने को मिलेगा, आपको पस देखने को मिलेगा। और ये जो दोनों ही इन्फेक्शन जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं कुछ भी गंदे खाने की वजह से या गंदा पानी आपने पी लिया है, ठीक है, उसकी वजह से देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, द प्राइमरी मैनेजमेंट ऑफ डिस्पेप्सिया इंक्लूड। प्राइमरी मैनेजमेंट क्या होता है डिस्पेप्सिया का, ठीक है, ये आपको आंसर देना है। तो चलिए आपके सामने ऑप्शन में रख देता हूँ, ये आपके सामने ऑप्शन ये रहे, तो आपको सही उत्तर का चयन करना है इसके अंदर। तो आप सभी को पता है प्राइमरी मैनेजमेंट ऑफ डिस्पेप्सिया हुआ है तो आप क्या करेंगे। देखिए दोस्तों जब भी डिस्पेप्सिया होता है तो आपको ओमेप्राजोल देना होता है 20 mg 4 वीक तक, ठीक है, और एंटासिड देना होता है आपको 3 वीक तक,
ठीक है, 3 वीक तक एंटासिड देना होता है रेंटिडीन, ठीक है, 250 mg देते हैं, सुबह शाम देते हैं। डिस्पेप्सिया होता है, इट इज इंजेक्शन ऑफ फूड। यहाँ पर क्या होता है, खाना अंदर नहीं जा पा रहा है बॉडी के, क्योंकि दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा उसको निगलने में, ठीक है, इंजेक्शन ऑफ फूड में दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से आप क्या करते हैं, ओमेप्राजोल देते हैं 20 mg 4 से 6 वीक तक, और एंटीसेड देखते हैं 3 वीक तक, सुबह शाम 250 mg रेंटिडीन, ठीक है। चलिए, ये तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू अनट्रीटेड फेरेंजाइटिस इज। कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं अगर आपने फेरेंजाइटिस को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया है तो, ठीक है। फेरेंजाइटिस हुआ है, फेरेंस के अंदर इन्फेक्शंस इन्फ्लामेशंस हो गए हैं, अगर उसको आपने ठीक अच्छी से नहीं किया समय पर, तो वो क्या कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आपने फेरेंजाइटिस को ट्रीट नहीं किया अच्छे से, तो ये क्या करता है, स्प्रेड होकर क्या कर देगा, आपका ओटाइटिस मीडिया कॉज कर देगा। क्या कर देगा, ओटाइटिस मीडिया कॉज कर देगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आंसर है आपका सभी के सामने, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, फॉर ट्रीटिंग एन इंसेक्ट स्टिंग ऑल ओवर द फॉलोइंग एज ए ट्रीटमेंट ऑफ मेथड एक्सेप्ट। अगर कोई इंसेक्ट ने आपको क्या कर दिया है, काटा है, क्या करा है, इंसेक्ट ने आपको काट दिया है दोस्तों, तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं आप, लेकिन आप एक चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। जब भी आपका इंसेक्ट काटता है आपको, तो कभी भी उस जगह को हॉट कंप्रेस नहीं करना है। क्या नहीं करना है, हॉट कंप्रेस नहीं करना है, गर्म चीज़ से उस चीज जगह को कंप्रेस नहीं करते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी इंस्टिंक्ट आपको लगता है, इंसेक्ट कोई भी कीड़ा काटता है आपको, तो आपको कभी भी क्या नहीं करना है, वहाँ पर हॉट कंप्रेस कभी भी नहीं करना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर जो स्टिंग काटा है उस स्टिंग को बाहर निकाल दीजिए, डंक को बाहर निकाल दीजिए, वहाँ पर कैलेमिन लोशन लगाइए और एंटी एलर्जी दवा दीजिए आप, ठीक है। एलर्जी को रोकने के लिए दवा दे सकते हैं। ये तीनों ही चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन बात की जाए ये आप नहीं कर सकते, इसलिए ये एक प्रकार का गलत ऑप्शन है जो कि पूछा जा रहा था आपसे, तो हमने गलत ऑप्शन को बाहर निकाल दिया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपके सामने, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से आंसर दीजिएगा, ठीक है। ए 12-year-old boy हैज ए एलिज्ड हिस्ट्री ऑफ स्नेक बाइट। एक 12 साल का विद्यार्थी है, 12 साल का लड़का है, ठीक है, उसको हिस्ट्री रही है किसकी, स्नेक बाइट की, यानी कि उसको सांप ने काटा है। वो क्या है, CHC के अंदर आया है और वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा है, ठीक है, और ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो रही है, सांस लेने में उसको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जब आपने एग्जामिनेशन किया तो आपने ये पाया कि जो बाइट मार्क है कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड, वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, जहाँ आपने किस जगह पर काटा है वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, और आपको ये भी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कोई स्वेलिंग लेग्स पे है, यानी कि कोई स्वेलिंग भी लेग पे नहीं है उसके बच्चे के, और किसी सांप का काटा हुआ कोई निशान भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ही हैज़ बायलैटरल टॉसिस, इसके जो दोनों ही आंखें हैं उनके अंदर सूजन देखने को मिल रही है। टॉसिस एक कंडीशन होती है, ठीक है, तो उसके अंदर बायलैटरल टॉसिस कंडीशन हो गई है। उसकी पूरी बॉडी जो है वो क्लॉटिंग टेस्ट कराया जा रहा है, ठीक है, मतलब क्लॉटिंग टेस्ट कराया गया तो गुड क्वालिटी में इसका क्लॉटिंग टेस्ट आया। व्हाट इज़ द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अगर उसको कोई भी ऐसी चीज़ प्रतीत नहीं हो रही है, पहली बात तो उसका कोई स्नैक बाइट का निशान आपको दिख नहीं रहा है, आप उसके लिम्ब के अंदर कोई स्वेलिंग भी नज़र नहीं आ रही है, उसको सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि उसकी आंखों के अंदर सूजन आ रही है, ठीक है, टॉसिस हुआ है आईलिड के ऊपर, वो नज़र आ रहा है बस। और क्लोटिंग टेस्ट जब भी आपने कराया तो वो भी गुड क्वालिटी में नज़र आ रहे हैं। तो इसके बाद में आपका एक्शन क्या हुआ, वो सवाल पूछा आपसे जा रहा है दोस्तों। तो इसका बेहतर आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, इसका बेहतर आंसर हो सकता है कि आप ASV ड्रग दीजिए, ठीक है, जैसे कि बात की जाए नियोस्टिग्माइन और फायोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन जो ड्रग होती है आपको उसको देनी पड़ती है। क्या होती है दोस्तों, आपको क्या करना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी स्नेक बाइट आपका हो रहा है और पेशेंट को क्या है, पेशेंट को टॉसिस हुआ है, ठीक है, तो आप ASV का ड्रग देते हैं।
एएसवी क्या होता है दोस्तों? एएसवी की बात की जाए तो एएसवी एक प्रकार का एंटी स्नेक वेनम होता है। क्या होता है? एंटी स्नेक वेनम होता है। क्या होता है दोस्तों? एंटी स्नेक वेनम होता है, यानी कि इस अगर सांप ने काटा है तो आप एंटी स्नेक वेनम दे दीजिए। ठीक है, ये सभी प्रकार के जो भी हार्मफुल जो भी वेनम होगा, ठीक है, स्नेक का, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, जिससे इंसान की जान बच सकती है। ठीक है ना, तो बॉडी के अंदर वो फैलेगा नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, देखिए एंटी स्नेक वेनम जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है ना, ये न्यूट्रलाइज करता है स्नेक के वेनम को। ठीक है, ये एंटीडोट की बात की जाए तो नियोस्टिग्माइन एक प्रकार का एंटीडोट होता है आपका। ठीक है, फर्स्ट टाइन होता है ये आपका मस्तेना ग्रेविस का। ठीक है, मस्तेना ग्रेविस जो होता है ना, इसका पहला साइन जो देखने को मिलता है वो टॉसिस देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की आपके सामने। फॉर असेसमेंट ऑफ एक्रोनियम व्हाट्सएप, तो पी का स्टैंड क्या होता है? देखिए दोस्तों, आप सुनते हैं एक, ये देखिए व्हाट्सएप एक एक्रोनियम होता है, व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप एक एक्रोनियम होता है, एक वर्ड होता है व्हाट्सएप। तो पी का मतलब क्या होता है वो पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, व्हाट्सएप एक प्रकार का एक्रोनियम दिया गया है, इसका आई से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो आई से रिलेटेड है तो पी का मतलब क्या हो जाएगा इसमें? तो पी का मतलब होता है पेन इन द आई। देखिए बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, व्हाट्सएप एक प्रकार से कोड वर्ड है जो कि आई को चेक करने के लिए दिया जाता है। आई का जब असेसमेंट करते हैं, आई का दृष्टि का पता लगाते हैं आप, और आई के बारे में पता लगाते हैं, तो एक व्हाट्सएप एक एक्रोनियम दिया गया है, वर्ड दिया गया है, जिससे आप आंख को जांचते हैं ना, तो एक प्रकार की एक शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो पी का वर्ड का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है कि आपको आंख में पेन है कि नहीं है, ये पूछना पड़ता है पेशेंट से। ठीक है, तो व्हाट्सएप का मतलब ये है, पी का मतलब यही होता है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। आपके स्क्रीन पे सवाल ये रहा दोस्तों, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, कहीं ना कहीं एग्जाम में सवाल इसमें पूछे गए हैं, तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, TESPAL, ये क्वेश्चंस कहीं पर नहीं देखने को मिलेंगे आपको, ये बहुत नए क्वेश्चंस है। TESPAL सर्जिकल प्रोसीजर टू बी डन फॉर। TESPAL सर्जिकल प्रोसीजर का नाम होता है, ये कौन सी सर्जरी में यूज की जाती है ये आपको बताना है। तो आप हमेशा इसका आंसर क्या करके आना दोस्तों? एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस से क्या होता है दोस्तों? नोज ब्लीड होती है। ठीक है, नोज ब्लीड होती है। ठीक है ना, उसको बोला जाता है एपिस्टेक्सिस। ठीक है, तो उसमें आप जब भी उसका सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं आप एपिस्टेक्सिस का, तो उसको कहा जाता है टेस्पाल। इसके बारे में बताऊंगा अभी आपको, चलिए इसके बारे में बताता हूँ। ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक, इसकी फुल फॉर्म है ये। ठीक है, टेस्पाल की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी लाइगेशन टेस्पाल सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जो कि यूजफुल किया जाता है एपिस्टेक्सिस के लिए। इसके लिए आप ट्रांसनेजली एंडोस्कोपिक स्पेनोपैलेटाइन आर्टरी का होती है ना, तो आर्टरी इसको लाइगेट करते हैं। लाइगेट कर देंगे तो ब्लड रुक जाएगा, वहाँ पे आगे आएगा नहीं, तो इसी प्रकार की सर्जरी की जाती है आपकी एपिस्टेक्सिस के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। RMNSCHA इंडिकेट, देखिए RMNCH प्लस A क्या होता है? देखिए R मतलब होता है रिप्रोडक्टिव एंड मैटरनल चाइल्ड, RMN रिप्रोडक्टिव एंड मैटरनल, RCH, तो क्या RCH था ना, ये RCH ये पहला आया था। क्या आया था? RCH फर्स्ट में आया था 15 अक्टूबर 1997 पे आया था, लेकिन बाद में क्या हुआ? RMNCH कर दिया इसका नाम। क्या कर दिया? RMNCH कर दिया इसका नाम। ठीक है, ठीक है, RMNCH कर दिया इसका नाम बदल कर, क्या कर दिया? RMNCH कर दिया। ठीक है, ठीक है, ताकि जो मदर की और बच्चे की दोनों की जो भी वो हो रही है, ठीक है, उसको ठीक किया जा सके। ठीक है, सर्वाइवल को ठीक किया जा सके। ठीक है, अभी RMNCH जो है, ए जो जोड़ा है रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेट चाइल्ड हेल्थ एडल्टहुड है एक्ट। ठीक है, ये एडोल्सेंट जो किया गया है ना, ये किसके लिए किया है? एडोल्सेंट के लिए। क्या किया गया? एडोल्सेंट। ठीक है, ठीक है, एडोल्सेंट के लिए जोड़ा गया है ये। ठीक है, रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेट चाइल्डहुड हेल्थ प्लस एडोल्टेंट। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये पूरा आपके सामने PDF है। ठीक है, चलिए ये पूरा PDF है।
इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारी मैंने चीज़ें बता दी है कि आपको पहले RCH प्रोग्राम था, उसके बाद में आपका RCH ए प्रोग्राम आया। ए के अंदर आपके एडोलसेंट जो थे उनको भी जोड़ दिया गया। इसका प्रोग्राम का मेन मकसद यही था कि चाइल्ड की सेफ्टी, महिला की सेफ्टी और एडोलसेंट की सेफ्टी के लिए, ठीक है, चलाया गया था। इसके लिए एक प्रकार से अम्ब्रेला प्रोग्राम भी चलाया गया था इन्फेंट्स के लिए, चाइल्ड के लिए और मैटरनल मोर्टिलिटी को कम करने के लिए। 2005 के अंदर RCH सेकेंड प्रोग्राम आया था, 1 अप्रैल 2025 को लॉन्च हुआ था RCH सेकेंड, ठीक है। 1997 में फर्स्ट आया था, ठीक है। ये आप सब चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो ऑफ मध्य प्रदेश एज पर SRS बुलेटिन जुलाई 2014-2016, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप ये बताइए कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या थी, MMR क्या थी, MMR रेशियो क्या था मध्य प्रदेश का अकॉर्डिंग टू SRS बुलेटिन जुलाई की खबर, जुलाई 2014 के अंदर 162, 2014 से 2016 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो उसके अनुसार क्या था, मध्य प्रदेश की बुलेटिन जो जुलाई 2014 में आई थी उसके अंदर MMR क्या थी, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो क्या था मध्य प्रदेश का, वो पूछा गया है। तो आप सभी को आंसर देना है दोस्तों कि आपका जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो था वो था आपका 173 पर 1000 लेब बर्थ, सॉरी 1 लाख लेब बर्थ, ठीक है। यानी कि 1000 अगर लाइव बर्थ पैदा हो, 1 लाख लाइव बर्थ पैदा होते थे, ठीक है, 1 लाख लाइव बर्थ पैदा हो रहे हैं अगर, तो उसमें से 173 महिला जो थी वो किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती थी। यानी कि आपके 1 साल के अंदर 1 लाख अगर बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उन 1 लाख जन्म ले रहे बच्चों, लाइव बर्थ जिंदे बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो उनमें से 173 जो महिलाएं हैं ना जो बच्चों को जन्म देती है वो मृत्यु हो जाती है उनकी हर साल। तो ये आपकी रिपोर्ट थी, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डाटा, लेटेस्ट डाटा की बात की जाए 2015-2017 की डाटा की बात की जाए तो उसको वो और भी बढ़ के कितना हो गया है, 188 हो गया है, जो कि हाईएस्ट है कंट्री के अंदर, थर्ड हाईएस्ट है। 2016 के अंदर मध्य प्रदेश का कंबाइंड 173 था, ठीक है। ये यूपी के अंदर 216 हो गया बढ़कर, ये सब चीज़ें बताई गई है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड शुड बी गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन। एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड शुड बी गिवन टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हर प्रेग्नेंट महिला को क्यों देनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, देखिए एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करती है दोस्तों, फीटल डिस्ट्रेस से आपको बचाती है। क्या करती है, एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप देते हैं ताकि फीटल के अंदर डिस्ट्रेस होने की समस्या देखने को नहीं मिले। उससे बचाव के लिए आप क्या देते हैं, महिला को कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देते हैं ताकि प्रेग्नेंट महिला जब उसको लेगी तो उसके फीटल के अंदर डिस्ट्रेस कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। बात करते हैं व्हाट इज द लोडिंग डोज ऑफ IVIM इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट। जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है बेसिकली उसका जो इम्पॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम MgSO4 जो होता है, MgSO4 जो होता है इसका लोडिंग डोज कितनी होती है, मतलब कि सबसे पहले लोड करते हैं ना आप जब उसको लेते हैं इंजेक्शन में तो उसकी लोडिंग डोज कितनी होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो लोडिंग डोज आप देते हैं सबसे पहले देते हैं वो 4 से 6 ग्राम होती है। 4 से 6 ग्राम आपको लोडिंग डोज देनी होती है MgSO4 की। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता ही जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सब कुछ बता देते हैं इसके बारे में। बात करें जब मैग्नीशियम सल्फेट की, तो मैग्नीशियम सल्फेट को एक तरीके से टोकोलाइटिक एजेंट की तरह काम किया जाता है। ये क्या करता है, जो बच्चे होते हैं जो कि प्रीटर्म होते हैं उनको रोकने के लिए किया जाता है। यानी कि मान लीजिए महिला की प्रेगनेंसी 37 वीक की नहीं होकर के 36 वीक पे ही मान लो 34 वीक्स पे ही उसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल गए, तो उसके लिए प्रीटर्म बच्चा पैदा हो सकता है। तो प्रीटर्म से बच्चे को पैदा बचाने के लिए आपको टोकोलाइटिक एजेंट देना होता है जो कि प्रीटर्म को स्टॉप करता है, ठीक है। और ये यूज करता है आपका प्री एक्लेम्शिया में भी यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही इसका सवाल है कि प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया में यूज होने वाली दवा कौन सी होती है, MgSO4 होती है। बेसिकली अगर दोनों में से एक पूछा जाए तो एक्लेम्शिया में दी जाती है। लोडिंग डोज की बात की जाए तो सबसे पहले आप जो लोड करेंगे इंजेक्शन को उसके अंदर 4 से 6 ग्राम आप IV लोड करेंगे उसके अंदर, ठीक है। और 20 मिनट तक आप देंगे, ठीक है। उस दवा को 20 मिनट तक आपको देनी होती है IV, ठीक है। मेंटेनेंस डोज की बात की जाए तो उसके अंदर 2 से 4 ग्राम पर हावर आप IV देते हैं और जो दवा है वो आपकी 12 से 24 घंटे के अंदर दी जानी चाहिए, ठीक है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आपके स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन फॉर गुड अटैचमेंट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। जब भी महिला बच्चे को स्तनपान कराती है तो कौन सा एक प्रकार का ऐसा साइन नहीं माना जाता है अच्छा, यानी कि गुड अटैचमेंट नहीं माना जाता है, यानी कि बच्चा जब दूध पी रहा है कि माँ के स्तन में से, जब भी माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो बच्चा किस पोजीशन में रहेगा जो कि आपको ये बताएगा कि बच्चा और माँ दोनों के बीच में अटैचमेंट गुड नहीं है, मतलब कि बच्चे को जो जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है वो गलत तरीके से कर रहा है, मतलब सही से नहीं हो पा रही है ब्रेस्ट फीडिंग उसको। तो कौन सी एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी जिससे आपको श्योर हो जाएगी कि हाँ बच्चा स्तनपान अच्छे से नहीं कर पा रहा है कि इसकी टेक्निक बहुत गलत है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी जो चिन होता है बच्चे का, ठीक है, चिन जो होता है ना बच्चे का, वो माँ के ब्रेस्ट को टच करना चाहिए ताकि अटैचमेंट अच्छा देखने को मिले। माउथ जो होना चाहिए वो वाइड ओपन, इंपॉर्टेंट, माउथ वाइड ओपन होना चाहिए। आपके लोअर लिप्स जो होने चाहिए वो आउटवर्ड टर्न होने चाहिए ताकि जो निप्पल है वो आराम से बच्चे के मुंह में चले जाए, ठीक है। लेकिन बात किया जाए कि लेस एरोला इज विजिबल ऑन द अपर साइड एज कंपेयर टू लोअर साइड, ये बहुत गलत बात है। आपके जो एलोरा एलोरा जो होती है, सॉरी, एरियोला जो होता है, ठीक है, ये पारा पार्ट होता है, आपकी निपल होगी, ये एरोलिया हो गया, ठीक है। तो एरोला पार्ट जो होता है ना बेसिकली पूरे आपके बच्चे के, ये पूछा गया कि अपर साइड के अंदर तो विजिबल होना चाहिए और लोअर साइड के अंदर विजिबल नहीं होना चाहिए, ये पूछ रहा है ये। तो ये गलत बात है, विजिबल कभी भी नहीं रखना है इसको, पूरे अपने बच्चे के मुंह में रखना है, मुंह मतलब मुंह के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है, तभी इसको गुड अटैचमेंट माना जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये गलत आंसर हो गया आपका, ठीक है, ये राइट वाला गलत आंसर हो गया, नोट पूछा गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज द हाईएस्ट रिस्क पीरियड फॉर ए मदर एंड हर न्यूबॉर्न। माँ के लिए और बच्चे के लिए, दोनों ही के लिए सबसे हाईएस्ट रिस्क पीरियड कौन सा होता है, मतलब कि जब बच्चा कौन सी अवस्था में होता है तब माँ और बच्चे दोनों के लिए रिस्क वाला पीरियड रहता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा इंट्रापार्टम। जब बच्चा जन्म ले रहा होता है, डिलीवरी हो रही होती है, माँ के गर्भ में से बच्चा बाहर आ रहा होता है, तब तब का समय और 48 घंटे बाद तक का समय डिलीवरी के बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप सभी को पता है जब बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहा है तो बच्चा बाहर, अगर बच्चा बाहर निकल रहा है, मान लो शोल्डर उसका माँ के यूट्रस के अंदर फंस गया तो उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है, शोल्डर डिस्टोसिया कंडीशन पैदा हो सकती है। तो पहली चीज़ तो शोल्डर डिस्टोसिया हो सकती है उसको, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है जिस वजह से पीपीएच हो सकता है महिला को। तीसरी चीज़ फीटल एक्सपेक्सिया हो सकता है। चौथी चीज़ क्या हो सकती है, 48 घंटे के अंदर जब जन्म के बाद हाइपोथर्मिया हो सकता है बच्चे को, ठीक है, जॉइंडिस हो सकता है। बहुत सारी फैटल कंडीशंस होती है जो हो सकती है माँ को और बच्चे दोनों को, ठीक है। माँ को हो सकती है सब चीज़ें, ब्लीडिंग वगैरह, और बच्चे को हो सकता है फीटल एक्सपेक्सिया, हाइपोथर्मिया, जॉन्डिस, शोल्डर डिस्टोसिया कंडीशन, पीपीएच महिला को हो सकता है। तो इंट्रापार्टम हेमरेज से लेकर आपकी 48 आवर आफ्टर डिलीवरी तक बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है बच्चे और माँ दोनों के लिए। अब बात करते हैं, इफ़ मदर इज हैविंग 2 कॉन्ट्रैक्शन इन 25 सेकेंड, अगर महिला को 25 सेकेंड के अंदर 2 यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहे हैं इन ओवर 10 मिनट, मतलब कि इफ मदर इज हैविंग 2 कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 25 सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि महिला को 2 कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहे हैं 25 सेकेंड तक, वो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं 2 इन ओवर 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर। समझ गए? क्वेश्चन कह रहा है कि एक माँ जो है, गर्भवती महिला जो है, उसको 10 मिनट के अंदर 2 कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहे हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 25 मिनट तक उसको महसूस होता है, 25 सेकंड तक उसको महसूस हो रहा है, मतलब 25 सेकंड तक वो 2 कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्लॉटेड एज पार्टोग्राफ, तो पार्टोग्राफ के अंदर किस प्रकार से आप इसके नंबरिंग पे रखेंगे, मतलब किस जगह पर इसको रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता है कि 2 नंबर पर इसको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है मैं आपको बताता हूँ पूरा।
इंपॉर्टेंट पार्टोग्राफ के बारे में। देखिए, अगर सर्वाइकल डायलेशन बिलो द सर्वाइकल डायलेशन देयर इज ए स्पेस ऑफ रिकॉर्डिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन आर्टरी जो होती है ना आपकी, वहाँ से भी आप यूट्राइन पल्सेस जैसे सुनते हैं, उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सर्वाइकल डायलेशन जब भी होता है, ठीक है, तो 10 मतलब सर्वाइकल डायलेशन जब भी होता है ना, 1 से लेकर 10 तक सर्वाइकल डायलेशन जब भी होता है एक, ठीक है, तो आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को आप असेस करते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को असेस करते हैं आप, तो पर 10 मिनट एज ए स्केल इज नंबर्ड फ्रॉम 1 to 5, मतलब 1 से लेकर और 5 तक स्केल पे आप काउंट करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस को। ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट 1 कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, हर एक स्क्वायर क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या मानेगा, 1 कॉन्ट्रैक्शन मानेगा, मतलब 1 स्क्वायर है तो 1 कॉन्ट्रैक्शन मानेगा, 2 स्क्वायर है 2 कॉन्ट्रैक्शन मानेगा, ठीक है। सो 2 कॉन्ट्रैक्शन आर फेल्ट इन 10 मिनट, 2 स्क्वायर आर शेप्ड। तो मतलब अगर देखिए 1 आया तो 1, 2 आया तो 2, मतलब कि 2 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं इसको 10 मिनट में, तो आप नंबर क्या देंगे, आप 2 नंबर देंगे। 3 आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन तो 3 नंबर देंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट बात करते हैं आगे। क्वेश्चन आपका, मिस्टर बबीता कम्स टू योर FWC। मिस्टर बबीता जो है वो आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे आई है। वो कंप्लेंट कर रही है कि उसका जो फीटल मूवमेंट है, जो बच्चा जो है वो मूवमेंट नहीं, कम हो कर दिया है बच्चे ने मूवमेंट, क्या कर दिया है, बच्चे का जो मूवमेंट है, फीटल का जो मूवमेंट है वो कैसा हो गया है, क्या हो गया है, कम हो गया है, क्या हो गया है, डिक्रीज, कम हो गया है। पहले तो अच्छे से मूव कर रहा था बच्चा, फीटल के मूवमेंट मुझे महसूस हो रहे थे, लेकिन अब क्या है, बच्चे के मूवमेंट जो है वो कम हो गए हैं। ये कंप्लेंट लेकर आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आई है कोई महिला, गर्भवती महिला। तो आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इमीडिएटली रेफर कर देंगे उसको, ठीक है, इमीडिएटली रेफर कर देंगे उस महिला को नियरेस्ट फर्स्ट रेफरल यूनिट में। यानी कि अगर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कोई महिला आई है और वो बोल रही है कि उसके बच्चे का फीटल मूवमेंट डिक्रीज हो गए हैं, तब उसको रेफर करते हैं फर्स्ट रेफरल यूनिट पे, जिसको कहा जाता है CHC। CHC जो होता है वो फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है, ठीक है। तो नियरेस्ट CHC में उसको क्या कर देंगे अपन, शिफ्ट या फिर रेफर कर देंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट, क्लाइंट को रेफर कर देंगे नियर फर्स्ट यूनिट में, ताकि उसका एडवांस मैनेजमेंट हो सके। आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों, ये सब मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ये प्रश्न, ठीक है। नेस्टिंग सिंड्रोम जो होता है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है ये आप सभी लोगों को मुझे बताना है, कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, नेस्टिंग सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन सामने आपके रखा हुआ है। नेस्टिंग सिंड्रोम क्या होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है, कि क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर कर लें, वहाँ छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबर आपको मिलती रहती है। इम्पॉर्टेंट आप सभी को जैसा पता होगा, RRB के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, यानी कि ओल्ड पेपर, और साथ ही में जो है आपके नर्सिंग रेलवे इंपॉर्टेंट की पॉइंट बुकलेट, ठीक है, रेलवे इंपॉर्टेंट की पॉइंट बुकलेट भी लेकर आए हैं, ठीक है, की पॉइंट बुकलेट लेके आए हैं, की बुकलेट लेके आए हैं, ठीक है, की पॉइंट बुकलेट लेके आए हैं। कितने में लेके आए हैं, मात्र 250 रुपीज़ में लेके आए हैं, ठीक है। 90% ऑफ चल रहा है। व्हाट्सअप नंबर आपको हमारे सामने दे देते हैं, आपके सामने हमारे सामने ये रहा 9351609780, ठीक है। यहाँ पर जाकर मैसेज कीजिएगा, आपको वो मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा है, RRB के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी फैकल्टी ने तैयार किए हैं, ठीक है। चलो आज दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।